आज जो आप सुनेंगे उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कर्नाटक के दक्षिण हिस्से में साल 2003 से 2009 के बीच एक बहुत ही अजीब और डरावना पैटर्न बन रहा था। एक के बाद एक लगातार लाशें मिल रही थीं। कहां? 6 अलग अलग जिलों के स्टेट और इंटरस्टेट बस स्टेशनों के लेडीज वॉशरूम्स में। ये सभी लाशें औरतों की थीं और वो सभी नई नवेली दुल्हनों के जोड़े में लिपटी हुई थीं, लेकिन उनके शरीर पर एक भी गहना नहीं था। पुलिस हैरान थी, ये लड़कियां कौन थीं? ये यहां कैसे आईं? और सबसे बड़ा सवाल, इन सब के मुंह से ये सफेद झाग क्यों निकल रहा था? पुलिस ने बहुत कोशिश की, अखबारों में तस्वीरें छपवाई, मिसिंग कंप्लेंट्स खंगाली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की शुरुआती जांच में बस इतना पता चला कि ये सभी लड़कियां निचले तबके या बेहद गरीब परिवारों से थीं। उन्हें ढूंढने वाला कोई मजबूत बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली शॉकिंग पार्ट तो अभी सामने आने वाला था। जून 2009, मंगलुरु के पास एक छोटे से गांव में अचानक एक हलचल मचती है। अनीता नाम की एक लड़की अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। जब उसके परिवार वाले पूरा घर चेक करते हैं तो पता चलता है कि घर से सोने के गहने, हजारों रुपए कैश और अनीता का मोबाइल फोन सब गायब था। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। परिवार पागलों की तरह हर जगह उसे ढूंढता है। तभी उन्हें एक छोटा सा सुराग मिलता है। गांव में दबी जबान में बात फैलती है कि अनीता का हाल ही में एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। परिवार वाले उस आदमी को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो आदमी भी गायब है। अब अनीता के परिवार और पूरे गांव के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने पुलिस स्टेशन घेर लिया और पुलिस पर भारी दबाव बनाया। पुलिस ने भी परिवार से वादा किया कि वो जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन अनीता को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ठीक एक हफ्ते बाद एक दूर दराज के बस स्टेशन के लेडीज वॉशरूम में एक और लाश मिलती है। वही शादी के जोड़े में, शरीर पर गहनों का नामो निशान नहीं और मुंह से निकलता हुआ वही सफेद झाग। जब पुलिस ने शिनाख्त की तो वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अनीता की थी। अनीता के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। अब पुलिस को भी समझ आ गया था कि ये कोई आम आत्महत्याएं नहीं है जैसा वो अब तक सोच रहे थे। वो एक बेहद शातिर और खूंखार सीरियल किलर के जाल में उलझ चुके थे। तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। उसमें एक नंबर बार बार उभर कर आ रहा था। गायब होने वाली रात भी अनीता ने इसी नंबर पर घंटों बात की थी। पता चला कि ये नंबर श्रीधर नाम के एक आदमी का है। पुलिस ने तुरंत श्रीधर को उठाया, लेकिन इंटेरोगेशन रूम में श्रीधर ने जो बताया उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। श्रीधर ने कहा कि साहब, ये नंबर मेरे नाम पर जरूर है, लेकिन इसे मेरी बहन कावेरी इस्तेमाल करती है और कावेरी तो खुद पिछले मार्च से गायब है। पुलिस का दिमाग सुन्न पड़ गया। उन्होंने तुरंत कावेरी के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। वहां से एक नया नंबर मिला जो पुष्पा का था। पुलिस पुष्पा को ढूंढने निकली तो पता चला पुष्पा भी 1 साल से लापता है। पुष्पा के रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो विदुता का नाम सामने आया। विदुता भी गायब थी। हर एक कॉल रिकॉर्ड पुलिस को एक नई गायब लड़की तक ले जा रहा था। 1, 2, 5 नहीं, पूरे 20 लड़कियों की एक लंबी चेन बन गई। 20 गायब लड़कियां। पुलिस का सिर चकरा गया। उन्हें लगा कि शायद इन सब गायब लड़कियों के पीछे कोई बहुत बड़ा ह्यूमन या किडनैपिंग रैकेट काम कर रहा है, लेकिन जांच रुकनी नहीं चाहिए थी। पुलिस ने अब एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने उस मोबाइल फोन का IMEI यानी IMEI नंबर ट्रेस करना शुरू किया जो इन अलग अलग सिम कार्ड्स के साथ इस्तेमाल हो रहा था। लोकेशन ट्रैक करते हुए पता चला कि वो फोन मंगलुरु के पास एक गांव में कभी कभी एक्टिव होता है। पुलिस ने छापा मारा और फोन एक 13 साल के बच्चे धनुष के पास से बरामद हुआ। जब पुलिस ने उस सहमे हुए बच्चे से पूछा कि ये फोन किसका है, तो उसने मासूमियत से कहा, ये फोन तो मुझे मेरे चाचा ने दिया है। चाचा का नाम मोहन कुमार। पुलिस को अपना टारगेट मिल चुका था। उन्होंने तुरंत मोहन कुमार का नंबर निकाला। नंबर चालू था और ट्रेस करने पर पता चला कि इस वक्त वो सुमंती नाम की एक लड़की से लंबी लंबी बातें कर रहा है। बिना 1 सेकंड बर्बाद किए पुलिस भागते हुए सुमंती के घर पहुंची। उन्होंने सुमंती से मोहन के बारे में पूछा, लेकिन सुमंती ने अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा, मैं किसी मोहन कुमार को नहीं जानती। मैं तो जिससे बात करती हूँ उसका नाम आनंद है और हम शादी करने वाले हैं। पुलिस को अब पूरा गेम समझ आ चुका था। आनंद ही मोहन कुमार है और सुमंती उसकी अगली शिकार बनने वाली है।
पुलिस ने सुमंती को सारी सच्चाई बताई और एक जाल बिछाया। पुलिस ने सुमंती से कहा कि वो ठीक वैसे ही तैयार होकर जाए जैसा आनंद ने उससे कहा है। बस स्टॉप पर सुमंती दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। उसकी धड़कनें तेज थीं। तभी भीड़ में से एक आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो करीब आया, सादे कपड़ों में खड़ी पुलिस ने उसे चारों तरफ से दबोच लिया। लेकिन जब पुलिस ने उस आदमी को गौर से देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या एक खूंखार सीरियल किलर ऐसा दिखता है? दुबला पतला शरीर, बेहद शांत चेहरा और बहुत ही मीठी और धीमी आवाज में बात करने वाला एक आम सा इंसान। वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर और प्रोफेसर रह चुका था। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये इंसान किसी की जान ले सकता है। लेकिन इंटेरोगेशन रूम में जब इस शांत इंसान ने अपना मुंह खोला तो जो सच बाहर आया उसने सबको अंदर तक कंपा दिया। आपको लगता है शिकार सिर्फ वो 20 लड़कियां थीं? असल में उसने 20 नहीं, पूरे 32 लड़कियों को मारने का जुर्म कबूल किया। उसने बहुत ही ठंडे दिमाग से पुलिस को बताया कि ये सब शुरू कैसे हुआ। जब वो अपने गांव में एक प्राइमरी स्कूल टीचर था, तब शादीशुदा होने के बावजूद उसे एक लड़की से एक तरफा प्यार हो गया था। जब लड़की ने उसे ठुकरा दिया तो गुस्से में उसने उस लड़की को एक पुल से नीचे नदी में धक्का दे दिया। मोहन को लगा कि लड़की मर गई, लेकिन वो बच गई और उसने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने मोहन को गिरफ्तार भी किया, लेकिन सबूतों की कमी के कारण वो कुछ ही दिनों में छूट गया। हालांकि जेल से बाहर आते ही उसकी टीचर की नौकरी चली गई। वो बेरोजगार हो गया। खाली समय में वो बस स्टैंड्स पर आवारा घूमने लगा। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। उसे याद आया कि उसके एक दोस्त सलीम ने उसे साइनाइड नाम के एक केमिकल के बारे में बताया था। ये केमिकल सुनार गहने पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में ये दुनिया का सबसे खतरनाक और जानलेवा जहर है। मोहन ने एक सुनार का कारीगर बनकर एक केमिस्ट की दुकान से साइनाइड की पूरी बोतल खरीद ली। इसके बाद उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया और चोरी छुपे 2 और लड़कियों से शादी कर ली। उन दोनों पत्नियों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब मोहन के सामने 2 घरों का खर्च उठाने की चुनौती थी। पैसा चाहिए था और वो भी जल्दी। यहां से शुरू हुआ उसका असली मौत का खेल। मोहन ने अपना मास्टर प्लान पुलिस को बताया। वो बस स्टैंड पर अकेला खड़ा होकर बहुत बारीकी से लड़कियों को ऑब्जर्व करता था। उसका टारगेट होती थी वो लड़कियां जो गरीब तबके से थीं, जिनके परिवार दहेज का भारी बोझ नहीं उठा सकते थे। वो बड़े ही शातिर तरीके से उनसे बात शुरू करता, अपना झूठा नाम बताता और उनका नंबर ले लेता। फिर शुरू होता था मीठी बातों और झूठे प्यार का जाल। वो उन लड़कियों से कहता कि वो उनसे बेइंतहा प्यार करता है और बिना 1 रुपए के दहेज के उनसे शादी करना चाहता है। जो लड़कियां दहेज न होने की वजह से शादी नहीं कर पा रही थीं, उनके लिए मोहन किसी फरिश्ते जैसा था। वो खुशी खुशी अपने घर के बचे कुचे गहने और कैश समेटकर उसके पास आ जाती थी। मोहन उन्हें लेकर किसी अनजान मंदिर में जाता और झूठी शादी रचाता। फिर सुहाग रात मनाने के नाम पर वो बस स्टैंड के पास ही किसी सस्ते लॉज में कमरा बुक करता और अगली सुबह वो उस नई दुल्हन से कहता कि ये सारे गहने और पैसों से भरे बैग कमरे में ही छोड़ दो, हम बस स्टैंड तक टहल कर आते हैं। बस स्टैंड पहुंचकर वो उस मासूम लड़की के हाथ में एक गोली थमा देता। वो कहता कि ये एक गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है और फिर बड़ी ही चालाकी से कहता, देखो इसे खाने से तुम्हें शायद उल्टी महसूस हो, इसलिए तुम अंदर लेडीज वॉशरूम में जाओ, दरवाजा अंदर से बंद करो और तब इसे खाना। वो बेचारी लड़कियां जो अपने नए पति पर आंख मूंद कर भरोसा कर रही थीं, चुपचाप उसकी बात मान लेती थीं और जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाजा बंद करके वो गोली खाती, पल भर में तड़प तड़प कर उनकी जान निकल जाती। वो गोली कोई गर्भ निरोधक नहीं बल्कि साइनाइड का जहर था और बाहर खड़ा मोहन वो बड़े आराम से उनके मरने का इंतजार करता, वापस लौट जाता, सारे गहने और पैसे समेटता और वहां से गायब हो जाता, नए शहर, नए बस स्टैंड और नई शिकार की तलाश में। पुलिस ने 32 के इस खौफनाक कबूलनामे के बावजूद 20 मर्डर्स के खिलाफ पक्के और पुख्ता सबूत जुटा लिए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। कोर्ट के अंदर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ट्रायल के दौरान मोहन ने किसी वकील को नहीं रखा। उसने अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया और सबसे पहले उसने क्या किया, उसने अपना पुलिस वाला कबूलनामा वापस ले लिया। उसने जज के सामने बड़ी ही मासूमियत से कहा, जज साहब, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। ये सारी लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती थी। जब मैंने इन्हें मना कर दिया तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई
और इन्होंने खुद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। वो जेल की काल कोठरी में बैठकर कानून की किताबें पढ़ता, पुलिस की चार्जशीट में से कमियां निकालता और कोर्ट में एक मजे हुए वकील की तरह बहस करता। ऐसा लगने लगा था कि शायद वो एक बार फिर कानून की आंखों में धूल झोंक देगा और साफ बच निकलेगा। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भरता है तो उसे फूटने से कोई नहीं रोक सकता। तभी कोर्ट में दो ऐसे गवाह सामने आए जिन्होंने पूरा पासा ही पलट कर रख दिया। पहला गवाह था ईश्वर भट्ट, एक मंदिर का पुजारी। उसने कोर्ट में खड़ा होकर बताया कि जिस वक्त अनीता नाम की लड़की गायब हुई थी, ठीक उसी दौरान मोहन उसके मंदिर में आया था। मोहन ने पुजारी से कुमकुम अर्चना नाम की एक विशेष पूजा करवाई थी ताकि वो आध्यात्मिक रूप से अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और माफी मांग सके। और दूसरी गवाह, ये वो गवाह थी जिसने मोहन के होश उड़ा दिए। वो एक ऐसी लड़की थी जो मोहन के उसी मौत के चंगुल में फंसी थी लेकिन बच गई थी। उस लड़की ने वॉशरूम के अंदर वो पूरी साइनाइड की गोली नहीं निगली थी। उसे गोली का स्वाद कड़वा लगा और उसने उसे थूक दिया था। वो सिर्फ बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी। उस सर्वाइवर ने कोर्ट में खड़े होकर मोहन के इस पूरे खौफनाक तरीके की एक एक डिटेल, एक एक चाल सबके सामने खोल कर रख दी। सारे सबूतों और इन दोनों गवाहों को सुनने के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मोहन को सभी हत्याओं का दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। उस दिन अंत हुआ एक ऐसे हैवान का जो प्यार का नाटक करके मौत बांटता था, जिसे आज पूरी दुनिया साइनाइड मोहन के नाम से जानती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल गुमनाम जासूस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।